हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं एनाटॉमी में एसेसरी सेक्स जो ग्लैंड होती है, एसेसरी ग्लैंड ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्योंकि हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चल रहा है। हमने स्टार्टिंग में स्क्रोटम किया था, टेस्टिस की थी, उसके बाद में एपिडाइमिस किया है, उसके बाद में हमने वास डेफरेंस किया और उसके बाद में जो हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आता है, वो आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड का, और वो ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल। चलिए एक बार हम शुरू से समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा हमें रिवाइज भी हो जाए। और अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं तो इनके वीडियोस भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनके लिंक मिल जाएंगे, तो एक बार वो वीडियो देख लें ताकि आप इसको प्रॉपर तरीके से समझ सकें। हमने आपको एक थोड़ा सा मैं रिफ्रेश आपको करा दूं कि हमने एक डायग्राम ये हमने बनाया एक तरीके से। ये हमारा क्या था, ये हमारी टेस्टिस थी, करेक्ट। और टेस्टिस में हमने कहा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। तो स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ हुआ? स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ टेस्टिस में, करेक्ट। अब इस टेस्टिस से कुछ जो एक स्ट्रक्चर हमने बताया था रेटे टेस्टिस करके, यहां से एफरेंट डक्ट निकलती हैं और वो एक स्ट्रक्चर बनाती हैं आगे जाकर के, हम जिसको कहें इस तरीके का एक स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया था और हमने उसको नाम दिया था एपिडिडाइमिस, करेक्ट। तो ये हमारा क्या था? ये हमारा था टेस्टिस, करेक्ट। ये था एपिडिडाइमिस, करेक्ट। अब इस एपिडिडाइमिस से हमने कहा था ये लास्ट में जाके इसका जो डिस्टल पोर्शन है, इसका जो टेल का पोर्शन है, वो टेल का पोर्शन एक डक्ट का कंटिन्यूएशन हो जाता है और वो डक्ट फिर वापस असेंड करती है, करेक्ट। ये हमारा हो गया था और इस डक्ट को हमने नाम दिया था डक्टस डेफरेंस या वास डेफरेंस, करेक्ट। और ये डक्ट हमने कहा था इस तरीके से ऊपर जाती है। यहाँ मैं ज्यादा ऊपर नहीं बना रहा हूं, लेकिन इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऊपर होता है। ये ऊपर जाती है और यूरिनरी ब्लैडर के साथ कर्व करते हुए ये नीचे की तरफ आती है, करेक्ट। अब एक डायग्राम इसको थोड़ा सा मैं समझाने के लिए आपको बता दूं कि हमने लगभग इस तरीके से यूरिनरी ब्लैडर का डायग्राम बनाया था, ताकि आप इसको थोड़ा सा प्रॉपरली समझ लें, करेक्ट। अब क्या होता है, इसी में से कुछ इसको थोड़ा सा मैं रिमूव कर दूं। इसी में से क्या निकलता है यूरिनरी ब्लैडर से? यूरिनरी ब्लैडर से निकलता है यूरेटर, क्लियर। तो ये जो यूरेटर निकल रहा है, इस यूरेटर को जैसे ही ये क्रॉस करेगी डक्ट, क्रॉस करते ही हमने कहा था ये इसका डायमीटर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, क्लियर। और ये जो ब्रॉड एरिया आता है इसको हमने कहा था एम्पुला ऑफ वास डिफरेंस, एम्पुला ऑफ एम्पुला ऑफ वास डिफरेंस, करेक्ट। अब ये जो एम्पुला ऑफ वास डिफरेंस है, इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डक्ट आके मिलती है। वो डक्ट किसकी होती है? वो डक्ट एक ग्लैंड की होती है। अब यहाँ पे इस तरीके का आप एक स्ट्रक्चर लीजिए कि ये एक ग्लैंड है, ये एक ग्लैंड है और इस ग्लैंड से ये डक्ट है ग्लैंड की। ये डक्ट आकर के इस वास डेफरेंस के साथ मिल जाती है और जैसे ही वास डेफरेंस के साथ ये डक्ट मिलती है, इस डक्ट का नॉमेनक्लेचर चेंज हो जाता है। हम इस डक्ट को क्या बोल देते हैं? अब ये जो डक्ट है, पहले ये वास डेफरेंस थी और जैसे ही ये सेमिनिफेरस, इसको क्या कहेंगे हम? सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल। तो जैसे ही सेमिनल वेसिकल इसके साथ की डक्ट इसके साथ मिलेगी, मिलते ही ये जो डक्ट है ये डक्ट बन जाएगी इजैक्यूलेटरी डक्ट। इस डक्ट को हम क्या बोलेंगे? इजैक्यूलेटरी डक्ट, इजैक्यूलेटरी डक्ट, करेक्ट। तो अब वास डिफरेंस को हमने बोला इजैक्यूलेटरी डक्ट। आज हम जो बात करने वाले हैं, हम स्पेसिफिक बात करने वाले हैं इस स्ट्रक्चर की। ये जो स्ट्रक्चर है जिसको हमने कहा है सेमिनल वेसिकल, तो ये सेमिनल वेसिकल क्या है?
इसकी लोकेशन क्या होती है, इसके फंक्शंस नॉर्मली क्या होते हैं, और एक ग्रॉस एनाटॉमी हम इसकी समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम आगे के कंसेप्ट को समझ सकें। देखिए, यहां से हमने ये जो इतना डायग्राम आपको बताने का उद्देश्य क्या था कि यहां से ये सारे के सारे जो ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर आ रहे हैं, यहां से स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ, एपिडिडाइमिस में गया, एपिडिडाइमिस से वो स्ट्रक्चर जो है ऊपर वास डिफरेंस के साथ ऊपर आया, और ऊपर आते हुए ये यहां तक पहुंच गया, क्लियर, एम्पुला तक। एम्पुला से निकलते ही इसके साथ में एक सिक्रीशन, कुछ सिक्रीशन और ऐड होंगे, यानी यहां तक सीमन था, सॉरी स्पर्म था, और स्पर्म के साथ कुछ एडिशनल इसके साथ फ्लूइड्स आकर के मिलते हैं। इसको हम एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं, एसेसरी डक्ट बोलते हैं। इसके अंदर हम बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी पढ़ते हैं, इसके अंदर हम लोग प्रोस्टेटिक ग्लैंड भी पढ़ते हैं, लेकिन वो सब हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सेमिनल वेसिकल का। चलिए, पहले हम इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या ग्लैंड है, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, और इसके मेनली फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि ये जो ग्लैंड होती है, ये ग्लैंड पेयर्ड ग्लैंड होती है, करेक्ट। ये क्या है? पेयर्ड ग्लैंड। पेयर्ड ग्लैंड का मतलब देखिए, दो ही टेस्टिस हैं, तो दो टेस्टिस के साथ दो एपिडाइमिस होंगे, दो एपिडाइमिस होंगे तो दो वास डिफरेंस होंगे, दो वास डिफरेंस होंगे तो दो ही सेमिनल वेसिकल होंगे। क्लियर? ये चीज आप समझते हैं। एक इस साइड हो गई, एक इस साइड हो गई, करेक्ट। ये हमने थोड़ा सा आपको डायग्राम समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि लेफ्ट साइड की जो टेस्टिस वास डिफरेंस के साथ लेफ्ट साइड की सेमिनल वेसिकल है, राइट साइड की वास डिफरेंस के साथ राइट साइड की सेमिनल वेसिकल अटैच होती है। दूसरा, हम इसको और नाम से भी जानते हैं, जिसको हम कहते हैं वेसिक्यूलर। इसे हम वेसिक्यूलर भी बोल देते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे? वेसिक्यूलर। और दूसरा, हम इसको सेमिनल ग्लैंड भी बोल देते हैं। तो ये क्या होती है? पेयर्ड ग्लैंड होती है। कहां मिलती है? मेल में मिलती है, और मेल में पर्टिकुलर किसी का मिलती है? पेल्विस में मिलती है। तो मेल पेल्विस के अंदर ये मिलती है। इसका जो मेन फंक्शन है इस ग्लैंड का, पहले आप मेन फंक्शन समझें ताकि आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ पाए। ये बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं सीमन के, जो सीमन इजैक्यूलेट होता है बॉडी से, उस सीमन के बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो इस सेमिनल वेसिकल से ही हमें मिलते हैं। और बहुत सारे अगर हम कहें तो कितने मिलते हैं? अराउंड 70 to 80%। 70 to 80% जो सीमन होता है, उस सीमन का जो फ्लूइड होता है, उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसके जो कंटेंट्स होते हैं, वो 70 to 80% सेमिनल फ्लूइड्स ही होता है, करेक्ट। थोड़ा आगे प्रोस्टेटिक फ्लूइड भी आ जाता है, वो आगे की बात है, हम मेन इसी पे कंसंट्रेट कर रहे हैं एक बार। तो जो ये जो सेमिनल वेसिकल है, ये रिलेटिवली क्या होती है? इसकी जो शेप है, शेप आप समझिए पहली बात। शेप, इसकी जो शेप है वो शेप होती है पिरामिडल शेप। पिरामिडल शेप। अब पिरामिडल शेप का मतलब क्या हुआ कि ये एक्चुअली, ये मैंने यहां डायग्राम जो बनाया इसमें थोड़ा सा मैंने आपको पैरेलल बना दिया, जबकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है। इसका यूं होता है, ये सुपीरियर साइड से नीचे की तरफ आती है और मीडियली आती है, करेक्ट। तो इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाता है, ऊपर से ब्रॉड होती है सुपीरियर साइड से, यानी कि जो इसका बेस है वहां से ब्रॉड होती है और फिर आगे नैरो होती जाती है, और नैरो होते होते ये एक डक्ट बना देती है, जो डक्ट लास्ट में जाकर के वास डिफरेंस के साथ मिलकर इजैक्युलेटरी डक्ट बनाती है, करेक्ट। अब ये जो सेमिनल ग्लैंड है, ये ग्लैंड जो है, इसकी जो लेंथ है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसकी लेंथ। तो इसकी जो लेंथ है वो अराउंड है 5 सेंटीमीटर। इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 5 सेंटीमीटर के करीब। और इसका जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर है वो लगभग होता है 3 से 4 सेंटीमीटर का। तो आप ये समझ लीजिए कि इसकी शेप कैसी होती है। लगभग 3 सेंटीमीटर का तो डायमीटर होता है और 5 सेंटीमीटर के करीब की इसकी लेंथ होती है। ये भी हालांकि एक तरीके से कह सकते हैं कि कॉइल्ड रहती है। अगर इसी को हम अनकॉइल्ड कर दें, जैसे हमने वास डिफरेंस में बात करी थी, तो इसी को अगर अनकॉइल्ड कर देते हैं तो अनकॉइल्ड पोजीशन में इसकी जो लेंथ है, अनकॉइल्ड पोजीशन में इसकी जो लेंथ है वो लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास हो जाती है, करेक्ट। तो ये इसकी बेसिक चीज थी। तीसरी चीज, इसका जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है?
वो है इसका लोकेशन या पोजीशन। तो इसका लोकेशन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है लोकेशन। लोकेशन आपको समझ में आनी चाहिए। ये जो है वो ब्लैडर का जो फंडस है और जो रेक्टम है, दोनों के बीच में सिचुएटेड होती है। तो यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर से मतलब यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर और रेक्टम, करेक्ट। अब ये जो रेक्टम है ये पोस्टीरियर साइड में होती है, ये पोस्टीरियरली, रेक्टम क्या होगी, इसके पोस्टीरियरली होती है, और जो ब्लैडर है वो इसके एंटीरियरली होता है। ब्लैडर इसके एंटीरियरली होता है और रेक्टम इसके पोस्टीरियरली होती है। तो हमने इसको कहा कि इसका जो लोअर एंड है, यानी कि ये जो एंड है इसका, ये वाला जो इसका एंड है, ये एंड है, ये लोअर एंड क्या होता है, लोअर एंड पे जाते जाते वो डक्ट जो है वो नैरो हो जाती है, ये जो ग्लैंड है ये नैरो हो जाती है, और नैरो होने के साथ ये वास डिफरेंस के साथ कनेक्ट होती है। तो वास डिफरेंस क्या करती है, स्पर्म का ट्रांसपोर्ट करती है, और जैसे ही ये वास डिफरेंस के साथ जोड़ेगी, ये अपना फ्लूइड जो है सेमिनल वेसिकल, वो फ्लूइड किसके साथ कंट्रीब्यूट करेगी, ये स्पर्म के साथ, और वहां पर ये इजैक्युलेटरी डक्ट बन जाती है। तो जो डक्ट है, ये जो इजैक्युलेटरी डक्ट है, हम आगे इसकी बात करेंगे। हालांकि ये इजैक्युलेटरी डक्ट आगे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के अंदर ओपन होती है, और वायुमंडलम में इसकी ओपनिंग को कहते हैं। वो हम आगे थोड़ा सा आगे जब हम स्टडी करेंगे तब हम इसको स्टडी करेंगे। चलिए, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो इसके बारे में है कि इसकी वॉल जो है वो हिस्टोलॉजी, सॉरी, थोड़ा सा हिस्टोलॉजी का पोर्शन हम देख लेते हैं ताकि हम थोड़ा सा समझ लें इसको। इसकी जो वॉल है वो वही 3 लेयर से बनी होती है। इसकी वॉल में कितनी लेयर होती हैं, 3 लेयर होती है। तो जो आउटर लेयर होती है, आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, आउटर लेयर किसकी होती है, कनेक्टिव टिश्यूज की, कनेक्टिव टिश्यूज। इसकी जो मिड लेयर होती है वो जैसे हमने बाकी की बताई है उसी तरीके से इसकी भी मिडल लेयर है, और इसकी मिडल लेयर मस्कुलर होती है। इसकी आउटर लेयर है वो कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है, इसकी जो मिड लेयर है वो मस्कुलर लेयर होती है, और जो इसकी इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो म्यूकोजल लेयर होती है। इनर जो लेयर होती है वो म्यूकोजल लेयर होती है, करेक्ट। तो इसकी जो मिड लेयर है ये मस्कुलर लेयर है। ये मस्कुलर लेयर में भी जैसे मस्कुलर लेयर में भी मसल्स के एक तरीके से ये कह सकते हैं कि 2 लेयर मिलती है। जो आउटर होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल होती है, लॉन्गिट्यूडिनल होती है, और जो इनर होती है वो सर्कुलर होती है। तो ये इतनी चीज आपको कम से कम इसके ध्यान होनी चाहिए। चलिए, अब बात करते हैं हम इसके मेन फंक्शन की। तो इसका अब हम आ जाते हैं इसके फंक्शन पे, करेक्ट। नेक्स्ट हम टॉपिक लेते हैं इसका फंक्शन। तो हमने जैसे बताया कि सीमन जो है, सीमन का लगभग जो टोटल वॉल्यूम होता है उस वॉल्यूम का 70% के अराउंड हम ये कहते हैं कि 70% के अराउंड क्या होता है, सेमिनल वेसिकल का जो फ्लूइड है उसका जो लिक्विड है वो सीमन का कंटेंट होता है। अब आपको एक चीज इसके अंदर बहुत ध्यान होनी चाहिए कि जैसे ही सीमन एक्सपेल होता है बॉडी से, जैसे ही इजेक्युलेट होता है बॉडी से, तो वो एक साथ सारा इजेक्युलेट नहीं होता है, करेक्ट। वो फ्रैक्शन में इजेक्युलेट होता है, 1 फ्रैक्शन, 2 फ्रैक्शन, 3 फ्रैक्शन, 4 फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के साथ वो इजेक्युलेट होता है। आपको एक चीज बहुत कॉमन सेंस की चीज है, उसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि जो फर्स्ट फ्रैक्शन होता है, उस सीमन का जो फर्स्ट फ्रैक्शन होता है, फर्स्ट फ्रैक्शन में मेन कंटेंट स्पर्म होते हैं, और दूसरा क्या होता है, प्रोस्टेटिक सिक्रीशन होते हैं। फर्स्ट जो फ्रैक्शन है उस फर्स्ट फ्रैक्शन में मेनली स्पर्म, और अगर हम इसको और प्रॉपर कहें तो स्पर्मेटोजोआ और प्रोस्टेटिक सिक्रीशन। ये फर्स्ट फ्रैक्शन में नॉर्मली स्पर्मेटोजोआ और प्रोस्टेटिक फ्रिक्शन रहता है, जबकि जो लेटर ऑन जो बाद में जो इजैकुलेशन के फ्रैक्शन होते हैं, उन फ्रैक्शन में जो मेन कंटेंट होता है वो सेमिनल फ्लूइड होता है।
वो क्या होगा, इसको जो लेट फ्रैक्शन है, उन लेट फ्रैक्शन में जो मेन कंटेंट होता है वो सेमिनल फ्लूइड होता है। करेक्ट। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए आगे, जब आप इसका फिजियोलॉजिकल, इसका जो कंसेप्ट अगर आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसका एक्चुअल फिजियोलॉजिकल वैल्यू क्या है। करेक्ट। चलिए, अब जो हमने कहा 70 टू 80% सीमन का जो वॉल्यूम है उसका 70 टू 80% ये सेमिनल फ्लूइड होता है। तो सेमिनल फ्लूइड में एक्चुअली इंग्रेडिएंट क्या होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्या क्या इसका कौन सा इंग्रेडिएंट इसमें नहीं होता है या कौन सा होता है, इस तरीके से करके। तो सबसे पहले क्या है, ये जो फ्लूइड है इसका जो नेचर है, जो इस फ्लूइड का जो नेचर है वो एल्कलाइन है। ये एल्कलाइन क्यों होता है, एल्कलाइन आपको हमने पहले भी बताया था जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे कि इसका जो नेचर होता है वो एल्कलाइन होता है। और एल्कलाइन इसलिए होता है क्योंकि ये जो मेल यूरेथ्रा के अंदर जो एसिडिटी है या फिर जो वेजाइना के अंदर जो एसिडिक एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज करता है। ये क्या करता है, एल्कलाइन फ्लूइड होता है, इसलिए ये उस एल्कलाइन एनवायरनमेंट, एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। और न्यूट्रलाइज करने में हेल्प क्यों करता है, बिकॉज ऑफ सर्वाइवल ऑफ स्पर्मेटोजुआ, क्योंकि इस एनवायरनमेंट में फिर स्पर्मेटोजुआ, एसिडिक एनवायरनमेंट में स्पर्मेटोजुआ जो है, स्पर्म जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, इसलिए उस एटमॉस्फेयर को, उस एनवायरनमेंट को चेंज करना होता है, तो ये उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो सबसे पहला जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये जो सेमाइनल वेसिक फ्लूइड होता है ये एल्कलाइन नेचर का होता है। दूसरा, इसमें जो मेन कंटेंट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से, वो होता है फ्रक्टोज। वो क्या होता है, फ्रक्टोज। अब ये फ्रक्टोज क्या करता है, फ्रक्टोज एक तरीके से जो स्पर्मेटोजुआ है उसको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक, एनर्जी, स्पर्मेटोजुआ को एनर्जी किससे मिलती है, दूसरा फ्रक्टोज जो है वो क्या काम करता है। तो ये दोनों तरीके से ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। तो फ्रक्टोज इसका जो मेन कंटेंट है उसमें एक जो इंग्रेडिएंट है उसमें दूसरा इंग्रेडिएंट जो है वो फ्रक्टोज है। अगला जो इसमें आपको जो मिलता है वो मिलता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का जो रोल होता है वो एक्चुअली फॉरेन बॉडी का जो एक रिस्पॉन्स आता है जब वो सीमन जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाता है, वेजाइना में जाता है, या मोर स्पेसिफिकली अपन कहें तो जब वॉर्म में जाता है, यूट्रस में जाता है, तो एक फॉरेन बॉडी जैसी ही बॉडी में एंटर करती है तो फॉरेन बॉडी के लिए एक इम्यून रिस्पॉन्स होता है ऑटोमेटिकली फीमेल का। उस इम्यून रिस्पॉन्स को ये एक्चुअली सप्रेस करता है, करेक्ट, ताकि स्पर्म को कोई नुकसान नहीं हो उससे। अगला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसका क्लोटिंग फैक्टर। ये जो क्लोटिंग फैक्टर है, ये जो क्लोटिंग फैक्टर है, ये क्लोटिंग फैक्टर क्या काम करता है, ये क्लोटिंग फैक्टर एक्चुअली क्या होता है, जो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे ही स्पर्म एंटर करता है, यानी कि पोस्ट इजैकुलेशन आप मान सकते हैं कि इजैकुलेशन के बाद में जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर स्पर्म जब जाएगा तो उस स्पर्म को सरवाइव करने के लिए क्या होता है, क्लोटिंग हो जाती है। और क्लोटिंग करने के लिए नॉर्मली प्रोस्टेटिक एलिमेंट काम में आते हैं इसमें, वो हम जब प्रोस्टेट पढ़ेंगे तब हम इस चीज को और थोड़ा सा ज्यादा क्लियर कर लेंगे। लेकिन इसके अंदर ऐसा कंटेंट होता है कि जो एक तरीके से क्लोट कर देता है स्पर्म को, तो उससे क्या होता है, स्पर्म का जो लाइफ स्पान है वो बढ़ जाता है। अब बाकी इसके अलावा सीमन में क्या होता है, इसके अलावा स्पर्म हो गए, स्पर्म के अलावा हमने कहा था प्रोस्टेटिक सिक्रीशन हो गए, और प्रोस्टेटिक सिक्रीशन के अलावा इसमें क्या हो गया, जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड थी उसके सिक्रीशन हो गए। तो मेन ये सीमन के कंटेंट होते हैं। तो आज हमने जो स्टडी किया वो क्या, सेमिनल वेसाइकल के बारे में। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे शॉर्ट नोट्स भी आ जाते हैं, इवन जो कई बार छोटे क्वेश्चन हैं वो छोटे क्वेश्चन भी इसमें से स्मॉल क्वेश्चन भी इसमें से निकल करके आ जाते हैं। तो इसको आपको थोड़ा सा बेटर तरीके से पढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। अगले क्लास के साथ हम फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।